Hello everyone, welcome to Pragya Biology classes. This is Dr. Shal Pragya and today I will start the topic characteristic features and chordates affinities of balanoglossus. So let's start the topic balanoglossus. This topic is very interesting and this topic is made for BSc Part 1 students. First of all, we will discuss about classification. It comes under phylum Chordata, subphylum Hemichordata, class Enteropneusta, genus Balanoglossus, and its common name is acornworm. फाइलम कॉर्डेटा में रखने के लिए इसके पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिस कारण इसे फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है, जैसे ड्यूटेरोस्टोम. अब ड्यूटेरोस्टोम क्या है कि ब्लास्टोपोर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रही हो की जाए तो वहाँ ब्लास्टोपोर अगर डेवलप होगा फर्दर, जो फेट डिसाइडेड होती है ब्लास्टोपोर की वह अगर एनस में डिसाइडेड हो तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स ड्यूटेरोस्टोम के अंदर आएंगे, और अगर ब्लास्टोपोर आगे चलकर माउथ बनाए तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोस्टोम में रखेंगे. सो बैलेनोग्लॉसस ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं क्योंकि इनके ब्लास्टोपोर फर्दर जब फेट डिसाइड होती है तो वह डेवलप होते हैं एनस में. देन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंगियल गिल स्लिट्स होने के कारण इसे फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है. सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा में है. देन ये मराइन ऑर्गेनिज्म है. नोटोकॉर्ड कन्फाइंड होते हैं सिर्फ हेड रीजन में एंड सेक्सेस सेपरेट होते हैं इसके. इसे इंटेरोपन्यूस्टा क्लास में रखा गया है. इनकी बॉडी सॉलिटरी फॉर्म में पाई जाती है. स्ट्रेट एलिमेंट्री कनाल पाए जाते हैं. माउथ एंड एनस एट अपोजिट एंड्स होते हैं. एंड देन 2 rows ऑफ सीकी एंड न्यूमरस गिल स्लिट्स आर आल्सो प्रेजेंट हियर. नाउ इसके जो कॉमन नेम है उसे एकॉर्न वर्म कहा जाता है क्योंकि यह रेत या रेतीली इस जगह पर शैलो वाटर में पाए जाने वाली एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर है. ये एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर है. जैसे अर्थ वर्म को आपने देखा था तो ये अर्थ वर्म से मिलती जुलती स्ट्रक्चर है, लेकिन कभी कभी इसके कुछ स्पीसीज बहुत लंबे भी होते हैं अर्थ वर्म से, साइज में बहुत बड़े भी होते हैं. इसकी साइज वेरी करती है 0.2 to 2 मीटर लॉन्ग, है ना. 0.2 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं. इसके अलग अलग स्पीसीज हैं. नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट इट्स हैबिटेट एंड हैबिट एंड देन वी विल talk about its geographical distribution. So as we all know, its geographical distribution is cosmopolitan और worldwide. इसकी habitat है marine and ये shallow water में रहते हैं generally, but few go deeper up to 15,000 feet. Lives inside U-tube and that's why it is also known as tuberculous organism. इसे tuberculous organism भी बोला जाता है क्योंकि ये ट्यूब लाइक हॉलो बरोज में रहते हैं. इसके जो बरो हैं आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे यू शेप्ड है ना, यू शेप्ड है और ट्यूब लाइक है. अब यू शेप्ड बरोज की भी अगर यहाँ पे डिस्कस की जाए तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. जैसे आप देखो इसके जो 2 लिम्स हैं वो वर्टिकल जा रहे हैं, है ना, और एक लिम्ब जो है इसके बरो की वो हॉरिजॉन्टल है. और इसमें देखो साइड ब्रांचेस भी हैं. ये साइड ब्रांचेस जो है इसे हेल्प करते हैं कि कभी भी इसके प्रेडेटर या फिर इसके कोई एनिमीज आ जाएं तो ये क्या करते हैं अपने साइड वाले ब्रांच से बाहर निकल सकते हैं ना. ये जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है वो 10 से 30 सेंटीमीटर और ये जो वर्टिकल लिम्स हैं ये कितने हैं, ये 60 to 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, इसलिए ये यू शेप स्ट्रक्चर लेते हैं ना. अब
यहाँ पर आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर में कि यहाँ जो इसकी ओपनिंग है, एक ओपनिंग देखो फनल शेप है और दूसरी ओपनिंग पर आप देख सकते हो ये है वॉर्म कास्टिंग, है ना। तो ये जो फनल शेप्ड ओपनिंग है ये बताती है कि ये इसकी एंट्री हो रही है, यहाँ पर इनके बरों में एंट्री है और इसे आप इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर से पहचान सकते हो। और जहाँ पर दूसरा एंड, दोनों एंड ऊपर की ओर ओपन है ना, तो दूसरे एंड पर आप देखोगे कि वर्म कास्टिंग है, यानी कि इनके जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जो आपको बताते हैं कि दूसरे एंड पर वर्म कास्टिंग है, यानी इनके एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं और आप इसके बरों को देखते ही पहचान सकते हो। सो इनकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया वर्ल्ड वाइड है, कॉस्मोपॉलिटन है ना। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा, देन आप हैबिटेट देख रहे हो। हैबिटेट क्या है, ये मराइन है और ये जनरली सैलो वाटर में रहते हैं, लेकिन इसके कुछ स्पीसीज 15,000 फीट तक अंदर डीपर जाते हैं ना। सो इट लिव इनसाइड ह्यूज ट्यूब्स और इसी वजह से इन्हें ट्यूबिकुलस ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। देन वी विल टॉक अबाउट हैबिट। तो हैबिट की अगर बात की जाए तो ये अडेप्टेड होते हैं किस चीज़ के लिए, बरोइंग लाइफ के लिए। इन सैंडी बॉटम्स, ये रेतीले बॉटम पर अपने बरोज बनाते हैं एंड इट्स बरो, ये जो अपने बरो को बनाते हैं तो ये बरो बनाने के दौरान ये बहुत स्लगिश टाइप एनिमल होते हैं, ये धीरे धीरे बरो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स सॉफ्ट प्रोबॉसिस के हेल्प से ये बरो बनाएंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बैलेनोग्लॉसस। हैबिट और हैबिटेट की बात आपने कर ली है, अब हम लोग बात करेंगे इसके शेप की। इट्स शेप रिजेंबल्स अर्थवर्म, है ना। इसकी बॉडी को अगर बाहर से देखो तो ये अर्थवर्म की तरह रिजेंबल करते हैं एंड इट्स बॉडी इज लॉन्ग वर्म लाइक, इट इज सिलेंड्रिकल। दिस एनिमल इज कॉल्ड एकॉर्न वर्म। इसे एकॉर्न वर्म भी बोले जाते हैं क्योंकि ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर को लिए हुए होते हैं और ये रेत में पाए जाते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज एकॉर्न वर्म। इट इज कॉल्ड टंग वर्म। इसे टंग वर्म भी बोला जाता है क्योंकि ये टंग के शेप को लिए होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, टंग वर्म। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट साइज। इसके साइज की बात की जाए तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर से शुरू होते हैं और इनकी लंबाई 2 मीटर तक हो सकती है ना। बैलेनोग्लॉसस गिगास की अगर बात की जाए तो इट विल ग्रो टू 2 मीटर्स इन लेंथ, 2 मीटर लंबे हो सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट कलर्स। सो its colors differ in different species, है ना। different species of this genus will show different colors। अलग अलग species अलग अलग colors को show करेंगे। this may be light brown और yellow और लाइट रेड इन कलर। इसकी जो रियल इमेज या रियल वीडियो मैं शेयर करूँगी उसमें आप देख सकते हो कि इसकी जो कलर होती है ना वो वेरी करती है। अगर आप एक बैलेनोग्लॉसस के किसी एक स्पीसीज़ को भी लेते हो तो ये में भी लाइट ब्राउन और येलो और लाइट रेड इन कलर एंड इसकी एक खास स्मेल आती है जिससे आप इसको पहचान सकते हो। दिस गिव स्ट्रॉन्ग स्मेल रिजेंबलिंग आयोडोफॉर्म स्मेल। इसकी स्मेल आयोडोफॉर्म स्मेल से मिलती जुलती है और इससे ही आप इसे पहचान सकते हो। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस सम interesting facts about Balanoglossus. As I told you, Balanoglossus के कुछ स्पीसीज होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिसमें से आप Balanoglossus gigas की अगर बात करो तो इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। ये 2.5 मीटर तक लंबे होते हैं एंड इट इज़ फाउंड इन ब्राज़ील, है ना। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो क्या है कि बैलेनोग्लॉसस इज ऑल्सो यूज्ड एज फिश बेट बाय लोकल फिशरमैन। इसे मछलियों के पकड़ने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टंग वर्म। इसे टंग वर्म बोला जाता है क्योंकि इसकी जो रिजेम्बलेंस होती है, इसके जो प्रोबॉसिस रीजन की आप बात करो तो प्रोबॉसिस रीजन एंड जो जेनाइटल विंग्स होते हैं उसकी जो रिजेम्बलेंस होती है वो
किससे होती है, मिलती जुलती है, ऑक्स टंग से, है ना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट बैलेनोग्लॉसस सिक्रीट आयोडोफॉर्म लाइक फॉल स्मेल। इनके बॉडी से एक फॉल स्मेल निकलती है आयोडोफॉर्म से रिजेंबल करती हुई, जो कि इसकी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह है और इसे अपने प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। Now we will talk about external morphology of बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस बाहर से कैसे दिखते हैं, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगी, लेकिन पहले आप इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को थियोरेटिकली स्टडी करो। देन divisions of the body. So the body is long and is divided into 3 parts. इसकी बॉडी लंबी होती है और डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, जो फर्स्ट पार्ट है इसे आप कहते हो प्रोबॉसिस, सेकेंड पार्ट है आपकी कॉलर, यहाँ पर लेबलिंग भी की गई है, आप इसे देख सकते हो। देन द थर्ड पार्ट इज ट्रंक, ये जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट है दैट इज ट्रंक, है ना। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल 3 पार्ट्स ऑफ बैलेनोग्लॉसस। द फर्स्ट पार्ट इज प्रोबॉसिस एंड इट इज क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इट इज एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, एज वी ऑल कैन सी। एंटीरियर मीन्स आगे का हिस्सा। सो अगर इसके बॉडी के आगे के हिस्से को देखा जाए तो अगले हिस्से पर सबसे आगे आपका सबसे एंटीरियरली लोकेटेड होती है प्रोबॉसिस, है ना। एंड इट्स बॉडी वॉल इज मस्कुलर। इनकी बॉडी वॉल कैसी होती है, मस्कुलर होती है। इट इंक्लूड्स अ सीलोमिक कैविटी कॉल्ड प्रोबॉसिस सीलोम। प्रोबॉसिस के अंदर अगले इमेज में आपको मैं दिखाऊंगी कि प्रोबॉसिस के अंदर भी एक सीलोमिक स्ट्रक्चर, एक कैविटी होती है जिसे हम लोग प्रोबॉसिस सीलोम कहते हैं। यहाँ पर आप देख लेना, सीलोम की स्पेलिंग गलत है, LOME है ना। इन दिस प्रोबॉसिस स्टोमोकॉर्ड, हार्ट, पेरिकार्डियम एंड ग्लोमेरुलस आर प्रेजेंट। इस प्रोबॉसिस में आप देख सकते हो कौन कौन से स्ट्रक्चर रहेंगे। तो प्रोबॉसिस वाले रीजन में पाया जा रहा है आपके स्टोमोकॉर्ड, हार्ट, पेरिकार्डियम एंड ग्लोमेरुलस। Next point is it connects proboscis with collar. Proboscis वाला रीजन जो है नेक के हेल्प से किससे जुड़ी रहती है, प्रोबॉसिस जुड़ी रहती है अपने कॉलर से, है ना। सो द posterior end of proboscis is called neck. It connects proboscis with collar, and below this neck a preoral ciliated structure is present. Preoral means mouth से पहले एक ciliated structure present होती है, and this ciliated structure will taste the water and food that enters the mouth. माउथ में कौन से फूड एंटर करने लायक है या माउथ इसकी बॉडी के लिए कौन से फूड सुटेबल है नहीं है, ये सब टेस्ट करेगी। कौन, तो प्री ओरल सीलिएटेड स्ट्रक्चर। दिस स्लाइड इज ऑल्सो शोइंग द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसे थोड़ा जूम करके मैंने लिया है ताकि आप देख सको, है ना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को। देखो प्रोबॉसिस रीजन, देन आप इस इमेज की अगर बात करो तो यहाँ पर क्या है, कॉलरेट है, कॉलरेट के नीचे देखो आप कॉलर है, देन ब्रैंकियल रीजन। ब्रैंकियल रीजन ये देखो, ये है ब्रैंकियल रीजन, मैंने लेबलिंग किया है। देन गिल पोर्स है, गिल स्लिट्स आप कर सकते हो। देन जेनाइटल विंग्स, यहाँ पर जो ये विंग लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं जेनाइटल विंग्स। देन मिड डोर्सल रिज है, मिड डोर्सल रिज आप देखो यहाँ पे जो यहाँ मीडियली लोकेटेड जो रिज है उसे कहते हैं मिड डोर्सल रिज। देन हिपैटिक सी का ये बीच वाला रीजन जो है ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन करता है, हिपैटिक सी का आप बोल सकते हो। देन हिपैटिक रीजन है, हिपैटिक रीजन के बाद आप देखो कि जो आपके ट्रंक वाले रीजन है, ट्रंक वाले रीजन में ये देखो पोस्ट हिपैटिक रीजन है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इस ट्रंक वाले रीजन में है इसके। और उसके बाद आप देखोगे जो पीछे वाला पोस्टीरियर एंड है वहाँ पर आप एनस देख पाओगे, ये है एनस।
इस तरह से आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को आपने डिस्कस किया। Now we will talk about Balanoglossus distinct features. So it measures 10 centimeter to 2.5 meters depending on a species. Worm-like body divisible into 3 regions. We have discussed all these points. Then anteriorly located proboscis, middle collar and posterior trunk. And posterior trunk which is cylindrical and further divided into ब्रैंकोजेनाइटल रीजन पोस्टीरियर रीजन की बात करो तो इसे फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो 3 रीजन में। जो फर्स्ट रीजन है वो है आपका ब्रैंकोजेनाइटल रीजन, देन हिपैटिक रीजन एंड एट लास्ट एब्डोमिनल रीजन। नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट बाय स्मॉल बकल डाइवर्टिकुलम। नोटोकॉर्ड आप इसके स्मॉल बकल डाइवर्टिकुलम के रीजन को बोल सकते हो। एंड देन डेवलपमेंट इंक्लूड टॉर्नेरिया लार्वा। इसके डेवलपमेंट में जो लार्वल स्टेज आते हैं उसे कहा जाता है टॉर्नेरिया लार्वा। Now we will talk about localization of internal organs. Internal organs कौन कौन से internal organs इसके किस पार्ट में localize होंगे वो आप इस schematic representation से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो जो इसके proboscis region होंगे, proboscis region को देखें कि इस यहाँ पर कौन कौन से structures पाए जाएंगे, कौन कौन से internal structure पाए जाएंगे। तो आप proboscis region में देख सकते हो it contains heart vesicle, central sinus and then buccal diverticulum. Coelom opens to exterior by proboscis pore. जो इस रीजन में जो सीलोम होते हैं वो proboscis pore के थ्रू बाहर की तरफ खोलते हैं। नेक्स्ट रीजन है कॉलर, और कॉलर कंटेन्स द माउथ एंड कॉलर सीलोम। कॉलर रीजन में माउथ होंगे एंड कॉलर सीलोम होंगे विच ओपन टू डोर्सल सरफेस थ्रू कॉलर पोर्स। और कॉलर जो है डोर्सली जो ओपन होगा वो कॉलर पोर के थ्रू होगा। देन वी विल टॉक अबाउट इट्स ट्रंक रीजन। ट्रंक रीजन की बात की जाए तो ट्रंक रीजन में क्या क्या पाए जाते हैं ये देखो, फेरिंग्स, देन गोनाड्स, हिपैटिक रीजन एंड ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन कंटेन्स जेनाइटल विंग्स, देन जेनाइटल विंग्स विथ गोनाड्स, ब्रैंकियल रीजन एंड पेयर्ड गिल्स एंड hepatic seci. So these all structures are found in different part of Balanoglossus. Now we will see the internal morphology. Internal morphology में आप यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर आपके साथ शेयर की गई है। इसमें आप देख सकते हो कि कौन से रीजन में यानी कि बैलेनोग्लॉसस के बॉडी के किस पार्ट में कौन से स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे आपके प्रोबॉसिस सीलोम है, यहाँ पे देखो प्रोबॉसिस सीलोम है प्रोबॉसिस रीजन में, एंड प्रोबॉसिस सीलोम के बाद आप बकल डाइवर्टिकुलम भी देख सकते हो ना। बकल डाइवर्टिकुलम भी प्रोबॉसिस रीजन में है। देन प्रोबॉसिस के जो प्रोबॉसिस मसल्स भी आप देख सकते हो। देन ग्लोमेरुलस के बाद हार्ट भी देखो इस रीजन में। देन प्रोबॉसिस स्केलेटन आप देख सकते हो। कॉलर रीजन की बात की जाए तो ये देखो कॉलर सीलोम, यहाँ पर कॉलर सीलोम है जो कि लैटरली पाए जा रहे हैं ना, कॉलर के दोनों तरफ पाए जाएंगे कॉलर सीलोम। इफ वी टॉक अबाउट फेरिंग्स वी कैन सी फेरेंगियल गिल स्लिट्स, बार्स एंड स्लिट्स आर वेरी ब्यूटीफुली शोन हियर इन दिस पिक्चर। अब तक हम लोगों ने प्रोबॉसिस वाले रीजन को डिस्कस किया, अब हम लोग इसके कॉलर वाले रीजन को देखेंगे। तो कॉलर वाला रीजन जो कि इसके बॉडी के मिडिल पार्ट माने जा सकते हैं, ये देखो ये बीच में पाया जा रहा है। सो आप कह सकते हो कि इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ बैलेनोग्लॉसस। इट इज़ अ शॉर्ट पार्ट in between collar and proboscis. Ventrally a big mouth is present. It is परमानेंट ओपनिंग। ये जो माउथ है वो क्या है, एक परमानेंट ओपनिंग है। एंड कॉलर कंटेन 2 सीलोमिक कैविटीज इन द साइड ऑफ द बॉडी। अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें इसके ट्रंक रीजन की, तो ट्रंक क्या है, इट इज़ एन इलोंगेटेड पोस्टीरियर पार्ट
the body wall is folded, hence it give wrinkled appearance to the body. आप देख सकते हो इसका जो posterior region है वो कैसे wrinkled appearance देता है ना. अब wrinkled appearance के साथ आप देख सकते हो कि this trunk is divided into 3 parts. ये जो trunk है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. वो तीनों पार्ट कौन कौन से हैं? ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, हेपैटिक रीजन एंड कॉर्डल रीजन. जो ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन होंगे वो फर्स्ट पार्ट होंगे ट्रंक के, है ना. इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रंक एंड इट इंक्लूड गिल्स एंड गोनाड्स. जो इसके फर्स्ट पार्ट होंगे वहाँ पर गिल्स पाए जाएंगे एंड गोनाड्स पाया जाएगा. और यही रीज़न है कि इसका नाम दिया गया है ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन. ब्रैंकियो मीन गिल्स, जेनाइटल यानी कि इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, गोनाड्स पाए जाते हैं और इसीलिए इस रीजन को कहा जाता है ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन. Now we will talk about the second part of the trunk, that is hepatic region, and in this part hepatic cici are seen, hence it is called hepatic रीजन. हेपैटिक रीजन बोला जाता है. देन नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है बैलेनोग्लॉसस के ट्रंक वाले हिस्से का वो है कॉर्डल रीजन एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी. ये सबसे पीछे पाया जाएगा कॉर्डल रीजन एंड एट ए टिप्स एनस इज प्रेजेंट. आप इसके टिप पर एनस के प्रेजेंस को देख सकते हो. The body of this animal is covered by ciliated epidermis. इनकी जो बॉडी होती है वह ciliated epidermis से covered होती है and this animal will make burrow in the sand with the help of proboscis and collar. proboscis और collar region के help से ये animal sand में अपने burrows को बनाती है. So the body of Balanoglossus is distinctly divided into 3 regions: proboscis, collar एंड ट्रंक. प्रोबॉसिस को आप प्रोटोजोम भी बोल सकते हो. ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट है. एज यू कैन सी इट्स लोकेशन, इट इज़ द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. इट इज़ द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी as burrowing is done exclusively by the proboscis. It is hollow and has thick muscular wall. आप यहाँ पे देख सकते हो कितने thick muscular walls हैं इसके बॉडी में. Then we will see that its सिंगल कैविटी जो पाए जाएंगे प्रोबॉसिस रीजन में उसे हम लोग कहेंगे प्रोबॉसिस सीलोम या फिर प्रोटोसील. इसे हेड कैविटी भी बोली जाती है. द प्रोटोसील ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय अ मिड डोर्सल पोर कॉल्ड प्रोबॉसिस पोर. It remains attached to the collar by a stalk-like posterior end. ठीक है, तो ये कॉलर के साथ जो जुड़ी रहेगी वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी रहेगी जो इसके पोस्टीरियर एंड पर होती है. एंड due to this character it has been given the name acorn worm. और इसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के कारण इसे कहा जाता है एकॉर्न वर्म. द वेंट्रल फेस ऑफ द बेसल पार्ट ऑफ द प्रोबॉसिस बियर्स अ वाइड माउथ. तो प्रोबॉसिस के जो वेंट्रल पार्ट होंगे या कह सकते हो कि जो बेसल पार्ट होंगे वहाँ पर क्या पाया जाएगा? एक वाइड माउथ रीजन पाया जाएगा. देन फॉर्मरली इट वाज बिलीव्ड दैट माउथ इज इनकेपेबल ऑफ क्लोजिंग कंप्लीटली. ऐसा माना जाता था कि माउथ खुद से कंप्लीटली क्लोज नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में नाइट जोन्स ने दिखाया था कि माउथ इज कैपेबल ऑफ बीइंग क्लोज्ड. इट्स लिप्स आर फॉर्म्ड बाय वेंट्रल एजेस ऑफ द कॉलर रीजन. है ना, इसके जो लिप्स बने होते हैं वो जो कॉलर रीजन के वेंट्रल एज होते हैं उससे बने होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉलर रीजन दैट इज ऑल्सो नोन एज मीजोजोम. So it is the shortest part of the body. It lies behind the proboscis and anterior to the trunk. It is cylindrical. ये cylindrical होते हैं स्ट्रक्चर में, आप देख सकते हो. And has
थिक मस्कुलर वॉल, इसके पास भी थिक मस्कुलर वॉल होते हैं, एंड इट इज़ अबाउट एज वाइड एज लॉन्ग, ये जितने चौड़े होते हैं उतने ही लंबे भी होते हैं। आप कह सकते हो एक स्क्वायर शेप लेते हैं ना, तो इसीलिए इस रीजन को जो शॉर्टेस्ट रीजन माना गया है वो गलत नहीं है। नाउ इट हैज़ टू कैविटीज कॉल्ड कॉलर सीलोम और मीजोसील. This lie side by side and remain separated from each other by dorsal and ventral mesenteries, है ना। Both protocele and mesocele contain numerous strands of connective tissues. ये दोनों जो cavities होते हैं इसमें connective tissues के बहुत सारे numerous strands पाए जाते हैं, है ना। And these provide spongy nature of this region. ये सारे regions को जो spongy nature मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो इस region में पाए जाने वाले numerous strands of connective tissue से। Each collar coelom communicates to each other by a collar pore and with the first gill pouch by a pore canal. तो जो दोनों कॉलर रीजन में जो दोनों कॉलर सीलोम पाए जाते हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलर पोर एंड कॉलर कनाल. Now we will talk about this region which is filled with sea water, है ना। ये जो आपका कॉलर रीजन में जो इसके कनेक्टिव्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं वो सारे रीजन्स भरे होते हैं सी वाटर से. द कॉलर इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन एंड असिस्ट द प्रोबॉसिस इन बरोइंग. कॉलर रीजन क्या करती है, वो एक्सपेंड कर सकती है और असिस्ट करती है वाइल बरोइंग. इट ऑल्सो लॉजेस मेनी वाइटल ऑर्गन्स. इसके अंदर बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं जो पहले डिस्कस किए जा चुके हैं. द कॉलर हाउसेस द माउथ एंड इट्स एंटेरोवेंट्रल फेस. कॉलर के रीजन में क्या होता है, माउथ पाया जाता है, या कह सकते हो आपकी जो एंटेरोवेंट्रल फेस है वहीं पर माउथ पाए जाएंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रंक. ट्रंक को आप मेटाजोम भी बोल सकते हो एंड इट इज़ द पोस्टीरियर मोस्ट इलोंगेटेड पार्ट. ये जो है पोस्टीरियर मोस्ट एंड इलोंगेटेड पार्ट है. इट इज़ डिविजिबल इनटू 3 मेन रीजन्स. और जो पोस्टीरियर पार्ट है ट्रंक का ये क्या है, 3 रीजन्स में बांटे जा सकते हैं. ये कौन कौन है, तो एंटीरियर ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, देन मिडिल hepatic region and posterior abdominal region that we have discussed earlier. आप एक बार फिर देखना चाहते हो तो देख सकते हो शॉर्ट में कि जो anterior branchiogenital region है वह क्या है, it is characterized by presence of a pair of longitudinal genital ridges, है ना। यहाँ पर longitudinal genital ridges पाए जाते हैं. These ridges contain gonads और इसी रीजन में gonads होते हैं. These ridges extend up to a considerable length of the trunk. In some cases, these are so prominent that they form a pair of wing-like lateral folds called genital wings. Then, dorsal surface of this region is provided with double rows of small पोर्स. दोनों साइड में स्मॉल पोर्स के 2 रोज होते हैं. ईच रो इज लोकेटेड इन अ स्मॉल फरो. दोनों रोज जो हैं एक स्मॉल फरोज में होंगे एंड these serve as opening of gill chambers and are called branchial aperture or gill slits. Their number increases during growth and in some species the most anterior gill slits remain overlapped by a posterior prolongation of the collar called operculum. Okay, then middle hepatic region की बात की जाएगी. This region is marked by the presence of a pair of series of sacculations of the intestine, है ना. इसमें intestine पाए जाएंगे. अब
paired series of circulations of intestine, है ना. And these lateral pouches projecting from the intestine are called hepatic cici. और इसी जो lateral projections हैं उनको क्या कहा जाएगा, hepatic cici. Then we will talk about posterior abdominal region की. तो it is the longest and cylindrical part of the body. It is more or less uniform in diameter and it bears terminal anus. इसके टिप पर anus पाया जाएगा. And the cavity of the trunk region is called trunk coelom or metacele. It is divided into two lateral cavities by vertical portion and this remain filled with coelomic fluid. और ये जो है किस फ्लूइड से भरा रहता है, coelomic fluid से, containing amoeboid coelomocytes. इसमें amoeboid शेप के coelomocytes, coelom में पाए जाने वाले सेल्स पाए जाते हैं. and these don't communicate to the exterior, जो बाहर की ओर कम्युनिकेट नहीं करते हैं. तो ये थी आपकी बैलेनोग्लॉसस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, तो आपके क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि डिस्क्राइब द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ बैलेनोग्लॉसस एंड जस्टिफाई इट्स कॉर्डेट एफिनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स. तो आप ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको जस्टिफाई करनी होगी इसके कॉर्डेट कैरेक्टर्स को. तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो इसलिए यह जो है आपके ऐसे क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करते हुए ये वीडियो थी. नेक्स्ट वीडियो आप इसके, अभी तो आपने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर देखा है, नेक्स्ट वीडियो जैसे कॉर्डेट एफिनिटीज़ ऑफ बैलेनोग्लॉसस को लेकर देख सकते हो, क्योंकि इसके कॉर्डेट एफिनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में. आप इसके एनाटॉमी को भी देखते हुए मैं एक वीडियो बना दूंगी. सो जैसे कि क्वेश्चन रहेगा आपको डिस्क्राइब सैलेंट फीचर्स इन द एनाटॉमी ऑफ बैलेनोग्लॉसस. तो इसके एनाटॉमी पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगी, जिससे कि किसी भी तरह से अगर बैलेनोग्लॉसस से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे डील कर पाओगे, है ना. सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो. इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.